बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करता था। साधु ने तो जंगल के बाहर की दुनिया देखी थी, लेकिन साधु के शिष्य बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान थे, क्योंकि वे जंगल के बाहर कभी गए ही नहीं थे। इसलिए वे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बूढ़े साधु ने उन्हें स्वर्ग के देवी देवताओं के अलावा बाहर की दुनिया के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। साधु और उसके शिष्यों का अधिकांश समय पूजा पाठ और जप तप में ही व्यतीत होता था। वे प्रातःकाल उठ जाते, नदी किनारे स्नान करते और पूजा पाठ के कामों में लग जाते। भूख लगने पर वे जंगल के फल फूल खाते और नींद आने पर अपनी अपनी कुटियों में जाकर सो जाते। वृद्ध साधु और उसके शिष्यों का यही जीवन था। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता था। घने जंगल के भीतर उत्तर दिशा की ओर एक सुंदर तालाब था और इस तालाब की जानकारी केवल उस बूढ़े साधु को ही थी। उसके किसी भी शिष्य को तालाब की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस साधु ने अपने शिष्यों को उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए कठोरता से मना कर रखा था। सभी शिष्य अपने गुरु का बड़ा सम्मान करते थे और मन ही मन उससे डरते भी थे। इसलिए किसी भी शिष्य ने कभी भी तालाब की ओर जाने की हिम्मत नहीं की थी। सोनपरी हमेशा पूनम को सवेरे सवेरे अपनी सखियों के साथ आती थी और दिन भर तालाब में जल क्रीड़ा करती थी। उसकी यह जल क्रीड़ा शाम तक चलती रहती थी। फिर रात का अंधेरा होने से पहले ही सोनपरी और उसकी सखियां अपने अपने पंख लगाती और परीलोक को लौट जाती थीं। साधु का एक युवा शिष्य हमेशा यही सोचा करता था कि इस जंगल की उत्तर दिशा में ऐसा क्या है जो उसके गुरुजी ने सभी शिष्यों को उधर जाने से मना किया है। एक दिन उसने तय किया कि वह जंगल के उत्तर दिशा की ओर जाएगा और इस बात का पता लगाएगा कि आखिर वहाँ ऐसा है क्या। अगले दिन वह अपने सभी साथियों से पहले उठा और अकेले ही जंगल की उत्तर दिशा में चल पड़ा। संयोगवश वह पूनम का ही दिन था। युवा शिष्य जिस समय तालाब के किनारे पहुंचा, तब दोपहर हो रही थी। उसने तालाब के किनारे जो दृश्य देखा तो देखता ही रह गया। तालाब में सुंदर सुंदर परियां निर्वस्त्र होकर जल क्रीड़ा कर रही थीं। युवा शिष्य ने परियां तो दूर, अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को भी नहीं देखा था। सुंदर सुंदर परियों को देखकर वह पूजा पाठ और जप तप के बारे में सब कुछ भूल गया और एक वृक्ष की आड़ में छिपकर शाम तक उन परियों की जल क्रीड़ा को देखता रहा। युवा शिष्य ठगा सा सब कुछ देखता रह गया। इसके बाद तो उसका हमेशा का नियम बन गया कि वह हर बार पूनम के दिन अपने सभी साथियों से पहले उठता और तालाब किनारे पहुंच जाता और दिन भर जल परियों की जल क्रीड़ा को देखा करता। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। उसका मन अब जप तप और पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं लगता था। वह हर समय बस उन परियों के बारे में ही सोचता रहता था। और तो और रात को सपने में भी उसे वही परियां जल क्रीड़ा करती हुई दिखाई देती थीं। अब तो युवा शिष्य का हृदय हर समय बेचैन रहने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने दिनों में उसने परियों के बारे में इतना तो जान लिया था कि परीलोक से आने वाली परियों में एक उनकी राजकुमारी है और बाकी सभी उसकी सखियां हैं। परियों की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ हमेशा पूनम के दिन ही आती थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि इस बार वह परियों की राजकुमारी से बात करेगा। कुछ ही दिनों बाद पूनम थी। हमेशा की तरह युवा शिष्य अपने सभी साथियों से पहले उठा और तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब के निकट पहुंचकर पहले तो वह परियों की जल क्रीड़ा को देखता रहा। इसके बाद उसने परियों की राजकुमारी सोनपरी के पंख उठाए और कुछ दूर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। अचानक उसके कानों में किसी स्त्री की करुण आवाज सुनाई दी। सोनपरी अपनी सखियों से पूछ रही थी, अरे मेरे पंख कहाँ गए? मेरे पंख कौन ले गया? जल्दी से मेरे पंख ढूंढ कर लाओ। यह सुनते ही युवा शिष्य उठकर खड़ा हो गया और सोनपरी के निकट आ गया। सोनपरी श्वेत रंग के रेशमी वस्त्रों में बड़ी सुंदर लग रही थी। युवा शिष्य ने उसके पंख तो उसे दे दिए, पर वह उसे देखता ही रह गया। सोनपरी ने भी युवा शिष्य को देखा तो ठगी सी रह गई। उसने परीलोक में अपनी माँ से धरती के पुरुषों के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन पुरुषों को कभी देखा नहीं था। सोनपरी को युवा शिष्य बहुत अच्छा लगा। युवा शिष्य सोनपरी को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था।
और सोनपरी भी उसे ऐसे देख रही थी मानो वह सम्मोहित हो गई हो। सोनपरी की सभी सखियां अपने अपने पंख लगाकर वहां से जा चुकी थीं और सोनपरी को इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि उसकी सखियां उसे अकेला छोड़कर परीलोक को लौट गई हैं। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। इसके बाद युवा शिष्य सोनपरी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उससे आधी रात तक बातें करता रहा। सोनपरी अपनी सखियों से बिछड़ने के कारण बहुत घबराई हुई थी, लेकिन युवा शिष्य के सांत्वना देने पर वह सामान्य हो गई और उससे बातें करने लगी। सोनपरी ने उसे बताया कि उसका परीलोक यहाँ से बहुत दूर है। सोनपरी ने यह भी बताया कि उसके और उसकी सखियों के समान परीलोक की सभी परियां श्वेत रंग के रेशमी वस्त्र पहनती हैं। बातें करते करते सोनापरी युवा शिष्य की गोद में ही अपना सिर रखकर सो गई और युवा शिष्य सारी रात बैठा हुआ सोनपरी के सिर को सहलाता रहा। उसे रात भर नींद नहीं आई। शायद उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। सवेरा होने पर जब सोनपरी की नींद टूटी तो वह अपने पंख लगाकर परीलोक की तरफ उठ चली और युवा शिष्य भी सोनपरी को विदा करने के बाद अपने साथियों के पास वापस लौट आया। उसके प्रातः अंधेरे जाने की बात साधु और उसके शिष्यों को मालूम नहीं थी, अतः युवा शिष्य को कोई परेशानी नहीं हुई और वह हमेशा की तरह अपने अन्य साथियों के समान जप तप में लग गया। युवा शिष्य अपने साथियों के साथ जप तप करता तो अवश्य था, लेकिन इसमें उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। वह आंखें बंद करके बैठ जाता और सोनपरी के बारे में ही सोचता रहता और उसके साथी समझते कि वह ध्यान में बैठा है। कभी कभी जब उसे सोनपरी की बहुत याद आती तो वहाँ से उठकर किसी एकांत स्थान पर चला जाता और सोनपरी को याद करके रोने लगता था। उसे हमेशा पूनम के दिन की प्रतीक्षा रहती थी। वह हमेशा सोचता था कि कब पूनम का दिन आए और कब वह अपनी सोनपरी से मिलने जाए। इधर सोनपरी भी उसके प्रेम में पूरी तरह दीवानी हो चुकी थी। वह भी परीलोक में हमेशा खोई खोई रहती थी और पूनम के दिन की प्रतीक्षा करती रहती थी। एक पूनम का ही दिन था जो उन दोनों के लिए खुशियां लेकर आता था। पूनम के दिन वे दोनों मिलते, शाम तक बातें करते, फिर जैसे ही अंधेरा होता वैसे ही सोनपरी अपनी सखियों के साथ परीलोक को लौट जाती और युवा शिष्य अपने साथियों के पास वापस आ जाता था। धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। युवा शिष्य की मनोस्थिति अब पागलों जैसी हो गई थी। वह दिन भर खोया खोया रहता था। जब तप करना तो मानो उसने छोड़ ही दिया था। अब किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसके साथियों ने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वृद्ध साधु नदी पार करके कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, अतः युवा शिष्य की हालत की उसे कोई जानकारी नहीं थी। युवा शिष्य के साथी उसकी स्थिति को देखकर बहुत परेशान थे। उन्हें बस इतना ही मालूम था कि युवा शिष्य पूनम के दिन कहीं जाता है और रात में लौटने पर खुश रहता है और फिर 2-4 दिन बाद उसकी स्थिति पहले जैसी ही हो जाती है। युवा शिष्य के सभी साथियों ने मिलकर इस बारे में विचार विमर्श किया और अंत में यह निर्णय लिया कि वे अगली पूनम को युवा शिष्य का चुपचाप से पीछा करेंगे और सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। फिर जब पूनम का दिन आया तो उन्होंने ऐसा ही किया। युवा शिष्य हमेशा की तरह पूनम के दिन जल्दी उठा और तैयार होकर तालाब की ओर चल पड़ा। उसके सभी साथी पहले से ही तैयार थे। वे उससे कुछ दूरी पर रहकर उसका पीछा करने लगे और दोपहर होने तक सभी लोग तालाब तक आ पहुँचे। युवा शिष्य के साथियों ने तालाब में जो दृश्य देखा तो देखते ही रह गए। तालाब के भीतर बहुत सारी जलपरियां निर्वस्त्र होकर जल क्रीड़ा कर रही थीं। वे अपनी एक सखी के साथ छेड़छाड़ भी कर रही थीं। यह परी उनमें सबसे सुंदर थी। शायद यह उनकी राजकुमारी होगी। युवा शिष्य को देखते ही परियों की राजकुमारी सोनपरी तालाब के बाहर निकली। उसने अपने कपड़े पहने और अपने प्रेमी के पास आ गई। युवा शिष्य के सभी साथी छुपकर यह सब देख रहे थे। फिर अचानक उन सभी के मन में न जाने क्या आया। उन सभी ने आगे बढ़कर तालाब में जल क्रीड़ा कर रही परियों के पंख उठा लिए। सभी परियां उन अजनबी लोगों को देखकर पहले तो घबरा गईं, फिर शीघ्र ही सामान्य होकर और अपने अपने वस्त्र पहनकर युवा शिष्य के साथियों के पास आकर उनसे अपने पंख मांगने लगी।
युवा शिष्य के साथियों ने सभी परियों के पंख लौटा दिए, परंतु अचंभे की बात तो यह थी कि जितने भी युवा शिष्य के साथी थे उतनी ही उनके जोड़े की परियां थीं। यह देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। परियों ने भी पंख मिलने के बाद उन्हें लगाया नहीं, बल्कि युवा शिष्य के साथियों के साथ मुस्कुराकर बात करने लगे। थोड़ी ही देर में एक एक परी ने अपना एक एक साथी चुन लिया और इस तरह उन सभी के जोड़े बन गए। धीरे धीरे शाम हो गई। परियों ने एक बार आसमान की ओर देखा, पर उनका मन आज परीलोक को लौटने का नहीं हो रहा था। लेकिन अंधेरा होने से पहले उनका परीलोक लौटना बहुत आवश्यक था। इसलिए सभी परियों ने अपने अपने पंख लगाए और अपने अपने प्रेमियों से विदा लेकर परीलोक की ओर उड़ चली। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। युवा शिष्य और उसके साथी पूनम के दिन तालाब के पास पहुंच जाते और दिन भर परियों के साथ मेल मिलाप करते। फिर रात का अंधेरा होने से पहले परियों को विदा करके वापस लौट आते थे। वृद्ध साधु अभी तक वापस नहीं लौटा था। बसंत का मौसम आने वाला था। ठंडक भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक दिन युवा शिष्य सोनपरी का सिर अपनी गोद में रखे उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था। उसके साथी भी अपनी अपनी परियों के साथ मेल मिलाप में मग्न थे। शाम होने को थी। सोनपरी और उसकी सखियों के लौटने का समय होने वाला था। सोनपरी और उसकी सखियों ने क्रोधित साधु को देखा तो उसके शाप के भय से उन्होंने जल्दी से अपने पंख लगाए और परीलोक की ओर उड़ चली। क्रोध में भरे साधु ने परियों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने सभी शिष्यों को उसने असुंदर वृक्ष होने का श्राप दे दिया। युवा शिष्य और उसके साथी शीघ्र ही असुंदर पलाश के वृक्षों में बदल गए और कुछ ही पलों में तालाब के चारों ओर पलाश के वृक्षों का एक जंगल सा दिखाई देने लगा। अगली पूनम को जब सोनपरी अपनी सखियों के साथ वहां आई तो उसे युवा शिष्य और उसके साथियों की यह स्थिति देखकर बड़ा दुख हुआ। सोनपरी युवा शिष्य को सच्चे हृदय से प्रेम करने लगी थी। वह बड़ी देर तक उस वृक्ष पर सिर पटक कर रोती रही, जिससे उसका सिर फट गया और पलाश का वह वृक्ष खून से तरबतर हो गया। सोनपरी के समान उसके साथ की परियां भी पेड़ बने अपने अपने प्रेमियों पर सिर पटक रही थीं और उन सब के सिर से भी इसी तरह खून बह रहा था। सोनपरी और उसकी सखियां शाम तक इसी तरह रोती बिलखती रहीं और फिर अपने अपने पंख लगाकर भारी मन से परीलोक को लौट गईं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सोनपरी और उसके साथ की परियों का खून पलाश के वृक्ष पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पलाश के फूल खिल उठे। आज भी बसंत के आगमन के समय सोनपरी और उसके साथ की परियां धरती पर आती हैं। वे टेढ़े मेढ़े पलाश के वृक्षों पर अपना सिर पटक पटक कर रोती हैं और अपना सिर लहूलुहान कर लेती हैं। सोनपरी और उसके साथ की परियों के जाने के बाद उन सभी का खून फूलों में बदल जाता है और पलाश का पेड़ लाल रंग के सुंदर सुंदर फूलों से लद जाता है। दोस्तों, आपको सोनपरी और युवा शिष्य के प्रेम की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।